ये कहानी जॉर्डन बिलफोर्ड की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में शेयर मार्केट से करोड़ों अरबों रुपए कमाए, जिसके लिए उन्होंने ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिससे उन्हें कामयाबी तो मिल गई, पर उनकी जिंदगी में उनका सब कुछ छिन गया। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। ये कहानी है जॉर्डन बेलफोर्ड की, जिसने जिंदगी में बेशुमार दौलत कमाई। वो हर चीज पाई जो हर किसी का सपना होता है। उसके पास हर तरह के ऐशो आराम के साधन होते हैं, पर वो पूरी तरह से नशे और लड़कीबाजी में डूबा हुआ होता है। और यहाँ से कहानी जाती है 2 साल पहले, यानी फ्लैशबैक में, जहां जॉर्डन को दिखाया जाता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। वो एक स्ट्रीट स्टॉक ब्रोकर की जॉब ज्वाइन करता है। उसका बॉस, जिसका नाम LF रॉथस्चाइल्ड है, वो ड्रग्स और लड़कीबाजी का आदी है और जॉर्डन को भी अपनी तरह की जिंदगी जीने को बोलता है। वो जॉर्डन को मार्केट के बारे में यही सिखाता है कि क्लाइंट्स को नहीं, बल्कि खुद को अमीर बनाने के लिए काम करो। वो बताता है कि ट्रेडिंग की दुनिया में क्लाइंट्स को सिर्फ ऑन पेपर से अमीर बनाओ, लेकिन कमीशन लेकर तुम खुद अमीर बन जाओ। जॉर्डन की जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही होती है, पर सब कुछ तब बदल जाता है जब स्टॉक मार्केट की दुनिया में ब्लैक मंडे का दिन आता है। ब्लैक मंडे स्टॉक मार्केट की दुनिया में वो दिन है जब मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया था, और मार्केट क्रैश होने की वजह से जॉर्डन की जॉब छूट जाती है। अब जॉर्डन को काम चाहिए, इसीलिए वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है। वो न्यूज़पेपर में जॉब ढूंढना शुरू करता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे बोलती है कि वो स्टॉक ब्रोकिंग का ही काम करे। जॉर्डन अपनी वाइफ से बोलता है कि मार्केट क्रैश हो गया है और इस वक्त स्टॉक ब्रोकर की किसी को जरूरत नहीं है। तभी उसकी वाइफ अखबार के एक छोटे से इश्तिहार पर नजर डालती है, जो कि एक छोटी सी ब्रोकरेज कंपनी का होता है। अगले दिन जॉर्डन वहां पर जाता है। ये एक बॉयलर रूम ब्रोकरेज फर्म होती है। बॉयलर रूम एक तरह का कॉल सेंटर होता है, जहां पर लोग कस्टमर्स को कॉल करते हैं और उन्हें झूठी पॉलिसी, झूठे वादे करके उनके पैसों को इन्वेस्ट कराते हैं, जिससे उन्हें बहुत फायदा होता है और जो भी उनके कस्टमर्स होते हैं वो पूरी तरह से नुकसान में रहते हैं। जॉर्डन यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करता है। जॉर्डन बताता है कि पहले वो LF रॉथस्चाइल्ड कंपनी के लिए काम किया करता था और अब वो उनकी कंपनी के लिए काम करना चाहता है, पर वहां पर उसको कहा जाता है कि मार्केट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जॉर्डन अपनी बातों से और अपनी काबिलियत से उनको विश्वास दिलाता है कि वो उनकी कंपनी के लिए अच्छा कर सकता है और जॉर्डन को यहाँ पर जॉब मिल जाता है। जॉर्डन ने अपने पुराने बॉस, पुरानी कंपनी से जो भी सीखा होता है वो सब कुछ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता है। साथ ही साथ उसके अंदर खुद भी काबिलियत होती है और अपनी काबिलियत का सही तरीके से इस्तेमाल करके वो कई लोगों का पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करवाता है, जिनसे वो अच्छी खासी कमीशन भी लेता है। और अब जॉर्डन की माली हालत पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाती है। वो एक शानदार जैगुआर कार भी ले लेता है। एक दिन जब जॉर्डन एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, तभी उसके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम डोनी एजॉफ है, जो जॉर्डन की बिल्डिंग में रहता है। वो जॉर्डन के पास आता है और उसकी कार की बहुत तारीफ करता है और साथ ही साथ जॉर्डन से ये भी पूछता है कि वो काम क्या करता है। जॉर्डन उसे बताता है कि वो स्टॉक ब्रोकर है। ये सुनकर एजॉफ को विश्वास नहीं होता कि उसने स्टॉक ब्रोकर के काम से इतने पैसे कमा लिए कि उसने इस शानदार जैगुआर कार को खरीदा, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, जहां लोगों के पास पैसा नहीं है। वहीं जॉर्डन इतने पैसे कमा रहा है कि उसने कार खरीदी। वो जॉर्डन को बोलता है कि तुम हर महीने कितने पैसे कमा लेते हो। जॉर्डन उसे बताता है कि $70,000। एजॉफ को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी पे स्लिप दिखा दो तो मैं अभी इसी वक्त अपनी जॉब छोड़ दूंगा और तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दूंगा। जॉर्डन उसे अपनी पे स्लिप दिखाता है और इसके बाद एजॉफ अपनी कंपनी में, जो कि बच्चों के फर्नीचर बनाती है, वहां कॉल करता है और उनसे कहता है कि मैं आज अभी इसी वक्त आपकी जॉब छोड़ता हूं। इसके बाद जॉर्डन और एजॉफ दोनों पार्टनरशिप में अपनी फर्म खोल लेते हैं, क्योंकि जॉर्डन ने भी अपनी जॉब छोड़ दी होती है। साथ ही साथ जॉर्डन अपने कुछ पुराने दोस्तों को भी अपनी कंपनी में शामिल कर लेता है। और एक शाम को जब वे सब के सब रेस्टोरेंट में बैठकर अपने बिजनेस को डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक आदमी बोलता है कि मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। जॉर्डन उसे बोलता है कि ठीक है, तुम ये पेन बेच कर दिखाओ। वो उसे अपना पेन दे रहा होता है, पर वो आदमी बहाना कर देता है। वो कहता है कि पहले मैं अपना खाना खत्म कर लूं। जॉर्डन वही पेन अपने आदमी को देता है जिसको उसने सारी बिजनेस की टेक्निक सिखाई होती है, और उसे कहता है कि तुम मुझे इस पेन को बेच कर दिखाओ। वो उसके हाथ से पेन ले लेता है और अगले पल जॉर्डन से कहता है, क्या मुझे नैपकिन पर आपका ऑटोग्राफ मिलेगा। जॉर्डन कहता है कि मेरे पास पेन नहीं है, और वो पेन सामने रखते हुए कहता है कि पेन ये रहा। कहने का मतलब ये होता है कि किसी को भी कुछ भी बेचने से पहले उसे एहसास दिलाना
दिलाना होगा कि तुम्हें इस चीज की जरूरत है। यह आपको पहले से पता होना चाहिए कि उस इंसान को किस चीज की जरूरत है, और यही बिजनेस की सबसे बड़ी टेक्निक होती है। अब इनकी कंपनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उससे पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जॉर्डन का तेज दिमाग और बिजनेस की सेल्स की जो टेक्निक्स होती है उससे ये कंपनी बहुत सारा पैसा कमा लेती है। दरअसल इनका पैसा कमाने का सबसे मेन जरिया ये होता है कि ये एक तरफ तो अपने क्लाइंट्स को बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स खरीदवाते हैं ताकि वो इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना शुरू कर दे। दूसरी तरफ उन्हीं क्लाइंट्स को ये छोटी कंपनीज के शेयर्स खरीदवाते हैं जो सारे के सारे शेयर्स इनके पास होते हैं। ये अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि इन शेयर्स को खरीदने से भविष्य में उन्हें बहुत फायदा होगा, और जो शेयर्स 500 रुपए का होता है वो उसी शेयर को अपने क्लाइंट को लगभग दुगनी कीमत पर बेचते हैं, जिससे इन्हें तो बहुत फायदा होता है पर इनके क्लाइंट्स को पूरी तरह से नुकसान होता है। और इस तरह के काम को कहा जाता है पंप एंड डंप, यानी कि किसी को झूठ बोलकर मिसगाइड करके कम दामों के शेयर्स को ज्यादा पैसों में खरीदवा देना और पूरा प्रॉफिट खुद ले लेना। अब जॉर्डन की कंपनी स्ट्रैटन ओकमॉन्ट धीरे धीरे आसमान छूने लगती है और जॉर्डन का स्टाफ भी बहुत बढ़ जाता है, पर कामयाबी के साथ साथ वो पूरी तरह से ड्रग्स और लड़कीबाजी में लिप्त हो जाता है। साथ ही उसका दोस्त अपनी कंपनी की हर सक्सेस में बड़ी बड़ी पार्टीज थ्रो करता है जिसमें हर तरह का नशा, लड़कीबाजी और अय्याशी होती है। और इसी दौरान जॉर्डन का नाम फोर्ब्स मैगजीन में छपता है। हालांकि मैगजीन में उसके बारे में नेगेटिव चीजें भी लिखी होती है, लेकिन ये मैगजीन इतनी बड़ी होती है कि इस मैगजीन में नाम आने के बाद वो पूरी तरह से फेमस हो जाता है और हर रोज उसकी कंपनी में 100 से भी ज्यादा लोग काम मांगने के लिए आने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब जॉर्डन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम नोमी होता है। नोमी को देखते ही जॉर्डन को उससे प्यार हो जाता है और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये फिजिकली भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और जॉर्डन की पत्नी को इनके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से जॉर्डन और उसकी पत्नी का डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स के बाद जॉर्डन नोमी से शादी कर लेता है और ये शादी बहुत ही शानदार तरीके से होती है। इसमें वो बहुत पैसा खर्च करता है, साथ ही साथ वो अपनी पत्नी नोमी को एक यॉट भी गिफ्ट करता है। अगले 18 महीनों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं, यहाँ तक कि जॉर्डन एक नया घर भी खरीद लेता है जहाँ नौकर, चाकर और दुनिया की सारी सुख सुविधाएं होती हैं। पर कुछ दिनों के बाद जॉर्डन की पत्नी उसकी अय्याशियों से परेशान हो जाती है और अब इन दोनों के बीच में नोकझोंक होना शुरू हो जाती है। वहीं FBI की नजर जॉर्डन की कामयाबी पर पड़ती है और उनके हाथ उसकी दूसरी शादी का टेप लगता है, जिससे वो भांप लेते हैं कि जॉर्डन काफी अच्छे पैसे कमा रहा है और अब FBI उसकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। इसी बीच जॉर्डन $22 मिलियन शेयर मार्केट में इलीगल तरीके से कमाता है। जॉर्डन के डैड उसे समझाते हैं कि उसे तरीके से काम करना होगा ताकि वो FBI से बचकर रह सके। वहीं मात्र 3 घंटे में $22 मिलियन कमाने के बाद FBI का शक अब जॉर्डन पर और भी पुख्ता हो जाता है। इसीलिए FBI ऑफिसर्स उसके यॉट पर उससे मिलने के लिए आते हैं। जॉर्डन वहां बहुत ही समझदारी से बात करता है और बातों ही बातों में वो उन्हें ब्राइब भी ऑफर करता है, जिसके कारण ऑफिसर थोड़ा भड़क जाता है। इन दोनों के बीच में बहस होती है और ऑफिसर ये बोलकर वहां से चला जाता है कि जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। जॉर्डन अब जानता है कि FBI उसके पीछे पड़ चुकी है, इसीलिए वो स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए सीधा स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है, जहां पर वो एक भ्रष्ट बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर अपनी बीवी की आंट एमा के नाम से अकाउंट खुलवाता है, जो कि ब्रिटिश नेशनैलिटी की होती है, यानी कि वो अमेरिकन अथॉरिटी से FBI की पहुंच से बहुत दूर है और ना ही FBI को उस पर कोई शक होगा। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन के पार्टनर एजॉफ और ब्रेड, जो कि उन्हीं के साथ काम करता है, उन दोनों का सड़क पर झगड़ा हो जाता है। एजॉफ तो वहां से निकल जाता है, लेकिन ब्रेड को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दरअसल बाहर देश में सड़क पर बाहर खुलेआम झगड़ा करना कानूनी अपराध है, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं जॉर्डन का जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है वो जॉर्डन को कॉल करके बताता है कि ब्रेड को अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल इन्हें डर होता है कि ब्रेड कहीं FBI के आगे इनकी पोल ना खोल दे, उन्हें ना बता दे कि इनका सारा पैसा कहां पर है और किस तरह से इन्होंने पैसा कमाया है। यहाँ पर उसका प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उसे ये भी बताता है कि FBI उसके घर का और ऑफिस का फोन टैप कर रही है, उसे संभल कर रहना होगा। साथ ही साथ वो इस बात से भी नाराज होता है कि जब FBI एजेंट उससे यॉट पर मिलने के लिए आया था तो उसने उसे रिश्वत देने की कोशिश क्यों की थी। जॉर्डन इस बात से इनकार कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब जब वो अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से बात ही कर रहा होता है तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती
जाती है और वो सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और इसका कारण होता है ड्रग की ओवरडोज और टेंशन। वो किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचता है और सीधा अपने दोस्त अपने पार्टनर एजॉफ के घर जाता है। वहां इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। जॉर्डन उसे कहता है कि ब्रेड अरेस्ट हो गया, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, अब हम दोनों भी अरेस्ट हो जाएंगे, एफबीआई हमें नहीं छोड़ेगी। पर एजॉफ को उसकी बात समझ नहीं आती क्योंकि खुद भी वो बहुत ज्यादा नशे में होता है। और जब जॉर्डन की आंखें खुलती है तो उसके सामने दो पुलिस वाले होते हैं। वो उसे घर से बाहर ले जाते हैं जहां पर जॉर्डन की गाड़ी को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से टूटी फूटी होती है। जॉर्डन को याद आता है कि किस तरह से वो रैश ड्राइविंग करके घर तक पहुंचा है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ नहीं हुआ। साथ ही साथ पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं होता कि ये गाड़ी उसी ने चलाई है, इसीलिए उसे अरेस्ट नहीं किया जाता। दरअसल एफबीआई को पता है कि जॉर्डन गलत तरीके से पैसे कमाता है। वो किसी तरह से उसकी पूरी पोल खोलना चाहते हैं। दरअसल उनके पास कोई सबूत नहीं होता क्योंकि जॉर्डन का अब सारा पैसा स्विस बैंक में है। अगले दिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि तुम्हें अब कंपनी छोड़नी होगी, पुलिस और एफबीआई की नजरों से दूर रहना होगा। इसी दौरान तुम्हारे वकील तुम्हारे लिए केस लड़ेंगे, तुम्हारे ऊपर जितने भी इल्जाम हैं वो उन सबको तुम्हारे ऊपर से हटा देंगे। तुम्हारा दोस्त एजॉफ तुम्हारी कंपनी संभाल लेगा। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया है, अब तुम्हें उसे एंजॉय करना चाहिए। जॉर्डन अपने पिता की बात मान जाता है और अगले दिन वो अपनी कंपनी में जाता है जहां पर उसका फेयरवेल है। जॉर्डन के कंपनी छोड़ने से यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो सब के सब बहुत दुखी होते हैं। हालांकि जॉर्डन ने दुनिया को धोखा दिया था पर वो अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छा था। उसने सबकी कहीं ना कहीं मदद की थी। वो अपनी स्पीच में अपने पुराने दिन याद भी करता है जब उन्होंने कंपनी नई नई शुरू की थी। यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो सब के सब इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। पर अगले पल जॉर्डन डिसाइड करता है कि वो कंपनी नहीं छोड़ेगा। वो यहीं इसी कंपनी में काम करेगा जिसने उसे जिंदगी में सब कुछ दिया और उसके इस फैसले से उसके सभी एम्प्लॉयज बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 महीने की सजा काटने के बाद ब्रेड जेल से बाहर आ जाता है। उसने एफबीआई को जॉर्डन, एजॉफ और उनके काम के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता। इस बात से जॉर्डन बहुत खुश होता है और वो उसके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। वो उसे बहुत सारे पैसे भी ऑफर करता है लेकिन ब्रेड कहता है कि अब वो उनके साथ काम नहीं कर सकता। दरअसल उसे एहसास हो गया होता है कि उनका पैसा कमाने का तरीका गलत है, इसीलिए वो इनका साथ छोड़ देता है। वहीं अब एफबीआई जॉर्डन के स्टाफ से भी इन्वेस्टिगेशन करती है पर कोई भी जॉर्डन के खिलाफ नहीं बोलता, इसीलिए एफबीआई को कोई सबूत नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल और बीत जाते हैं और ये वक्त होता है सन 1996 का, जहां जॉर्डन और एजॉफ अपनी अपनी पत्नियों के साथ यॉट से इटली जा रहे होते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि आंट एमा को हार्ट अटैक आया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर जॉर्डन पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हीं के नाम पर उसने स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाया था और उसका जितना भी ब्लैक मनी है वो सब का सब आंट एमा के अकाउंट में है। वो स्विस बैंक के एम्प्लॉय को कॉल करता है, उसे बताया जाता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ पहुंचना होगा, नहीं तो उसका सारा पैसा जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि उसकी पत्नी कहती है कि उन्हें उसकी आंट के फ्यूनरल पर लंदन जाना चाहिए पर जॉर्डन कहता है कि तुम्हारी आंट अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है, उनकी डेड बॉडी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मेरा सारा पैसा चला जाएगा। वो यॉट के कैप्टन को कहते हैं कि यॉट को यहाँ से सीधा मोनाको ले चलो और वहां से ये स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। पर जब इनका यॉट बीच समंदर में होता है तभी वहां पर एक भयंकर तूफान आ जाता है। इनका यॉट पलट जाता है पर इनकी किस्मत अच्छी होती है कि इन्हें प्लेन से बचा लिया जाता है और ये प्लेन और कहीं नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा जा रहा होता है। यानी कि अब ये सही वक्त पर स्विस बैंक पहुंच जाएंगे। पर तभी एक समुद्री पक्षी आकर इनके प्लेन के इंजन से टकराता है जिससे ब्लास्ट भी होता है। यहाँ पर जॉर्डन को ऐसा लगता है जैसे ये ईश्वर का संदेश है। ईश्वर चाहते ही नहीं कि ये स्विस बैंक तक पहुंचे, इसीलिए वो स्विस बैंक जाता ही नहीं है। अब 2 साल और बीत जाते हैं और एक दिन एफबीआई उसे अरेस्ट कर लेती है। दरअसल स्विस बैंक का वो एम्प्लॉय जिसने उसका अकाउंट वहां पर खुलवाया था उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होता है और वो जॉर्डन का पूरा भांडा फोड़ देता है। यहाँ पर जॉर्डन के ऊपर केस चलता है। हालांकि उसे बेल मिल जाती है पर इसके बदले उसे $10 मिलियन देने पड़ेंगे। जॉर्डन के पास अब इतना पैसा नहीं है क्योंकि उसका सारा का सारा पैसा स्विस बैंक में फंस गया था, इसीलिए उसे बेल के पैसे देने के लिए अपने घर को, अपनी गाड़ी को, सब कुछ बेचना पड़ेगा। पर यहाँ पर उसका दोस्त, उसका पार्टनर उसकी हेल्प के लिए आगे आता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेल के 10 मिलियन मैं चुका दूंगा। जॉर्डन इस बात से बहुत खुश होता है और अपने दोस्त को अपने गले से लगा लेता है। जॉर्डन जब घर जाता है तो उसकी
पत्नी उसे कहती है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ, और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि बच्चों की कस्टडी में अपने पास रखूंगी। इस बात से जॉर्डन को बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत सारा ड्रग्स ले लेता है, अपनी बेटी को उठाता है और नीचे गराज में खड़ी गाड़ी में बिठा देता है। यहाँ पर उसकी पत्नी भी आती है। वो एक रॉड से उसके शीशे पर वार करती है। तभी जॉर्डन अपनी गाड़ी को बैक करके बाहर ले जाता है। उसकी स्पीड इतनी होती कि पीछे दीवार से टकरा जाती है। उसकी पत्नी अपनी बेटी को यहाँ से ले जाती है, और ये उपल होता है जब जॉर्डन अपने परिवार को हमेशा के लिए खो देता है। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले FBI वाले जॉर्डन की चेस्ट पर एक माइक लगा देते हैं ताकि वो अपने कलीग से जो भी बातें करे उन्हें सुनाई दे, और जॉर्डन के कलीग्स के खिलाफ FBI को सबूत मिल जाए। दरअसल यहाँ पर जॉर्डन अब एक सरकारी गवाह बन गया होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने ऐसा नहीं किया तो उसको बहुत लंबी सजा होगी। वो ऑफिस जाता है, और ऑफिस जाने के बाद जब वो अपने दोस्त एजॉब से बात कर रहा होता है तो वो एक पीली चिट पर उसे लिख कर देता है कि मेरी सारी बातें FBI सुन रही है, इसीलिए अपना कोई भी राज मत खोलना। दरअसल वो चाहता था कि उसका दोस्त एजॉब बच जाए। अगली सुबह जॉर्डन के घर पर FBI का ऑफिसर आता है, और वो उसे वही येलो पेपर दिखाता है जिस पर उसने अपने दोस्त एजॉब के लिए नोट लिखा था। इसीलिए FBI उसे अरेस्ट कर लेती है। साथ ही साथ उसके ऑफिस में भी रेड पड़ती है, जहां पर FBI बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है, और अब जॉर्डन का ऑफिस भी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। जॉर्डन के ऊपर मुकदमा चलता है, और उसने FBI की जो मदद की होती है उसकी वजह से उसे 36 महीने यानी कि 3 साल की सजा होती है, पर उसे 22 महीने में छोड़ दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद वो सेमिनार्स करता है, जहां पर वो लोगों को सेल्स की टेक्निक सिखाता है। यहाँ पर वो अपनी जेब से पेन निकालता है और सेमिनार में बैठे लोगों से पूछता है कि अगर आपको इसे मुझे बेचना हो तो आप कैसे बेचोगे। सब पेन के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन जॉर्डन को जिस आंसर का इंतजार होता है वो उनमें से कोई भी नहीं देता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जॉर्डन की जिंदगी की कहानी हम सब के लिए एक सबक है कि भले बुराई के रास्ते पर आप कितनी शोहरत कितनी दौलत कमा लो, पर ऐसे रास्ते पर चलने के बाद कभी किसी को सुकून नहीं मिल सकता। जैसे कि जॉर्डन की जिंदगी में कभी सुकून नहीं था, यहाँ तक कि उसने अपने परिवार को भी खो दिया। इसीलिए हर किसी को ईमानदारी से सही रास्ते पर चलकर कामयाबी हासिल करनी चाहिए, ताकि वो जिंदगी भर आपके साथ रहे। ये फिल्म ईयर 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.2। इस मूवी का बजट था $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $392 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।